नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान विषय की जो पुस्तक है, इसके ऊपर अपन बात कर रहे थे। जो पहला लेसन है, दो ध्रुवीयता का अंत, इसके ऊपर अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी कि किस प्रकार दो ध्रुवों का अंत हुआ, कैसे दो ध्रुव बने। इसमें अपन ने शीत युद्ध की बातें की थी कि शीत युद्ध में किस प्रकार दुनिया दो खेमों में बट गई, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया की अपन ने बात की। इसी बात को अपन आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे कि सोवियत प्रणाली की विशेषताएं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है दो ध्रुवीयता का अंत। और दो ध्रुवीयता के अंत में अपन जो बात करेंगे कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और सोवियत संघ के विघटन के बाद जो दूसरा ध्रुव था वो समाप्त हो गया। तो यहां अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि सोवियत प्रणाली क्या थी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कार्ल मार्क्स के विचारों को अमली जामा पहनाया था लेनिन ने, यानी कि उसके विचारों को लागू किया था लेनिन ने। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि दुनिया में दो ही विचारधाराएं, एक तो पूंजीवाद और एक साम्यवाद। पूंजीवाद जहां खुली अर्थव्यवस्था की बात करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप की बात करता है, वहीं हम बात करेंगे कि सोवियत प्रणाली इसके बिल्कुल विपरीत थी। यहां अपन एक चर्चा और करें कि शीत युद्ध का जो प्रतीक थी बर्लिन की दीवार, यह दीवार यूरोप को कह सकते हैं कि दो खेमों में बांटती थी। पश्चिमी यूरोप जो अमेरिका की जद में था और पूर्वी यूरोप जो सोवियत प्रणाली की जद में था। यहां हम चर्चा करें कि सोवियत प्रणाली की विशेषताएं, तो अमेरिकी प्रणाली के जस्ट विपरीत या पूंजीवाद के जस्ट विपरीत जो विचारधारा थी वो साम्यवादी प्रणाली थी। यहां सबसे महत्वपूर्ण हमें बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि संपूर्ण व्यवस्था राज्य के नियंत्रण में होती है, चाहे हम उसे शिक्षा कह लें, चाहे बच्चे का पालन पोषण कर लें, या उनके जीवन यापन की व्यवस्थाएं हैं, रहने की व्यवस्थाएं हैं, उद्योग हैं, स्कूल हैं, ये सभी व्यवस्थाएं सरकार के नियंत्रण में रहती हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि जो सोवियत प्रणाली थी वो एक तरीके से बंद व्यवस्था थी। यहां अपन बात करें तो बात करें सोवियत संघ समाजवादी व्यवस्था और समता मूलक समाज पर आधारित था। यहां इसका अर्थ है कि सोवियत संघ में सभी व्यक्तियों को एक जैसी रहने की व्यवस्था, भोजन, शिक्षा सभी सरकार के नियंत्रण में रखते हुए जो समाज था वो समानता के ऊपर आधारित था। दूसरा अपन ने बात की कि पूंजीवाद का विरोध करता है और मुक्त व्यापार का विरोध करता है। पूंजीवाद जहां स्वतंत्रता की बात करता है, वहीं हम बात करेंगे कि सोवियत संघ सब कुछ राज्य के नियंत्रण में रखने की बात करता है। नेक्स्ट, एक दल का दबदबा था जिसे हम कहेंगे कम्युनिस्ट पार्टी। हम भारत में भी पढ़ेंगे एक दल के प्रभुत्व का दौर। वहां हम समझेंगे कि सभी दल प्रतिस्पर्धा कर सकते थे, लेकिन प्रारंभ में भारत में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, यानी कि हमेशा कांग्रेस जीता। लेकिन सोवियत संघ में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इस पार्टी का ही दबदबा था, किसी और दल को आगे बढ़ने के अवसर नहीं थे, या हम यूं कह सकते हैं पार्टी निर्माण भी नहीं कर सकते थे। और कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश में शासन करती थी और इस कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को जो स्वतंत्रताएं हासिल थी वो आम नागरिक की तुलना में कुछ ज्यादा ही थी। ये भी एक हम कहेंगे कि सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। आर्थिक प्रणाली, मैंने आपको कहा कि अर्थव्यवस्था पूर्णतः योजनाबद्ध, यानी कि सब कुछ सरकार के नियंत्रण में, राज्य के नियंत्रण में था और पूर्ण रूप से राज्य के नियंत्रण में रहते हुए लोगों का विकास किया जा रहा था। नेक्स्ट हम बात करें वही न्यूनतम जीवन स्तर और बेरोजगारी न के बराबर, मिल्कियत यानी कि जो मालिकाना हक है, और भूमि पर राज्य का स्वामित्व था, यानी कि सब कुछ जो उत्पादित हो रहा था वो राज्य के नियंत्रण में था। देश का जो विकास हो रहा था वो राज्य के नियंत्रण में था। और यही व्यवस्था दूसरे जो इसके सदस्य राष्ट्र थे, हम कहें जिन 15 गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ बना था, उन राज्यों में यही व्यवस्था लागू की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण कि जो दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद हम बात करें तो अमेरिका के बाद अगर कोई शक्तिशाली शक्ति थी या दूसरा राष्ट्र था तो वो सोवियत संघ था। इसकी संचार प्रणाली, परमाणु हथियारों का परीक्षण, या इसकी जो उत्पादन क्षमता थी कृषि के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, एक छोटी सी पिन से लेकर कार तक का भी निर्माण सोवियत संघ कर रहा था। या हम यूं कह सकते हैं कि अगर अमेरिका को कोई टक्कर देने वाला देश था तो वो सोवियत संघ था। तो ऊर्जा संसाधनों का एक यहां पर विशाल भंडार था।
और आज भी देखो रूस के अंदर जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, वहां पर ऊर्जा संसाधनों का विशाल भंडार है, उपभोक्ता वस्तुएं बहुत उन्नत थी, एक छोटी पिन से लेकर कार तक की वस्तुओं का उत्पादन होता था। यहां अपने को एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जो क्वालिटी अमेरिका वाले उत्पादित कर रहे थे उसकी तुलना में सोवियत संघ के जो उत्पादन की क्वालिटी वो बहुत ही कम थी, क्योंकि वहां देखो, वहां जो काम था वो निजी क्षेत्र में अधिक था, और निजी क्षेत्र का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। वहीं सरकारी क्षेत्र का जो उद्योग है उनका उद्देश्य होता है सेवा का या देश के विकास का। तो इनकी जो वस्तुएं थी वो उत्पादित तो होती थी, लेकिन अगर हम उनकी क्वालिटी वाइज बात करें तो वो क्वालिटी सोवियत संघ की कमजोर थी अमेरिका की तुलना में। जब हम सोवियत संघ के विघटन के परिणाम देखेंगे, कारण देखेंगे, तो उस समय हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना आई और किस प्रकार पश्चिमी राष्ट्रों से सोवियत राष्ट्र प्रभावित हुए, जो समूह के राष्ट्र थे वो प्रभावित हुए और उनके मन में आजादी की भावना आई। तो ये ध्यान रखना है कि सोवियत प्रणाली, संपूर्ण जो प्रणाली थी वो राज्य के नियंत्रण में थी, और लोगों का जो विकास हो रहा था वो सब कुछ राज्य के नियंत्रण में था। हर चीज का स्वामित्व राज्य के ऊपर था। व्यक्ति का विकास, उसका रहन सहन, खान पान, भोजन, शिक्षा, सब कुछ राज्य के नियंत्रण में किया जा रहा था। आगे बात करें अपन सोवियत संघ की जो कमियां रही, या हम बात करें कि मिखाइल गोर्बाचेव जब पार्टी के महासचिव बने, उसके बाद जो नीतियां अपनाई गई, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, उसके पीछे जो क्या कारण रहे, हम उनकी यहां पर चर्चा करते हैं। मुख्य चर्चाओं में इस लेसन में अपन ने जैसे बात भी की थी कि जैसे उस समय की शॉक थेरेपी थी, पेरेस्ट्रोइका नीति थी, ग्लासनोद नीति थी, वो तो तत्कालीन घटनाएं थी, या राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर आ गई थी, वो तत्कालीन भावनाएं थी, घटनाएं थी। लेकिन यहां हम थोड़ी सी जो चर्चा करेंगे कि किस प्रकार धीरे धीरे सोवियत संघ पिछड़ता चला गया और क्या क्या उसमें कमियां रही, या हम इन शब्दों में कह सकते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया था। 70 वर्षों के शासन ने उसने एक छत्र अपना राज स्थापित कर लिया था, निरंकुश शासन स्थापित कर लिया था, जहां जनता सोवियत प्रणाली का विरोध नहीं कर सकती थी। आपने किताब में पढ़ा भी होगा कि कई बार कार्टूनों के माध्यम से इसका सरकारों की नीतियों का विरोध होता था, डायरेक्ट जनता सरकार की नीतियों का विरोध नहीं करती थी। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग देश के विकास में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे रहे थे, स्वार्थ की भावना उन पर हावी हो चुकी थी। सोवियत संघ स्वयं अंतरिक्ष कार्यक्रम और अन्य जो अपने सहयोगी राष्ट्र थे इनका आर्थिक सहयोग करने के लिए इतना धन दे चुका था कि स्वयं आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था। यहां हम एक बात और करें कि 1971 सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में अपनी सेना भेज दी गई, और उसके ऊपर इतना अधिक खर्च आया कि सोवियत जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से लड़खड़ा गई। मिखाइल गोर्बाचेव ने इसको सुधारने का प्रयास किया, पेरेस्ट्रोइका नीति लेकर आए, ग्लासनोद की नीति लेकर आए, और जिस तेजी से लोग परिवर्तन चाह रहे थे उस तेजी से परिवर्तन नहीं हो पाया। लोगों की भावना का ऐसा ज्वार उमड़ा कि लोग जल्द से जल्द स्वतंत्र होना चाहते थे, पश्चिमी देशों के समान अपना आर्थिक विकास करना चाहते थे, और धीरे धीरे वो भावना इतनी बढ़ गई कि 1991 में जो 15 गणराज्यों का समूह था वो टूट गया। ये सब बातों की चर्चा करने के साथ साथ अपन बात करते हैं कि सोवियत प्रणाली की जो खामियां थी कि क्या खामियां रही। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि एक तो जो उत्पादन क्षमता थी वो तो अच्छी थी, लेकिन जो क्वालिटी थी वो कमजोर थी। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता किसी को विरोध नहीं करने दे रहे थे, नागरिकों को पास उनके अधिकार नहीं थे। तो यहां बात करें कि सोवियत शासन पर एक तो अभी अपन ने बात की, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, साम्यवादी दल था, इसका पूरी तरीके से नियंत्रण था। नागरिकों को शासन की कमियां उजागर करने की स्वतंत्रता नहीं थी। कुछ जो कार्टून के माध्यम से चित्र बनाते हैं, आपने अखबार में पढ़े भी होंगे, व्यंग्य के रूप में, उनके रूप में इनके शासन की नीतियों का विरोध करते थे। समाजवादी दल जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रहा था, क्योंकि लोगों के साथ इनका कम्युनिकेशन खत्म हो गया था। इनको इतने अधिकार प्राप्त थे कि अहम भाव इतना हो चुका था कि जनता के प्रति किसी कार्य को ये ढंग से नहीं कर पा रहे थे। सोवियत संघ, ये अपन ने बात की कि लोगों के, नागरिकों के राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका था। उसका कारण भी मैंने आपको बताया कि एक तो जो अंतरिक्ष कार्यक्रम थे उसमें खर्चा हुआ, दूसरे जिन देशों को अपने साथ जोड़ के रखना है, जहां साम्यवाद का प्रचार प्रसार करना है, उन देशों को भी आर्थिक सहयोग दिया जा रहा था। तो वो आर्थिक सहयोग भी इतना हो गया कि खुद के देश में विकास नहीं कर पा रहे थे, और रूस का प्रत्येक मामले में प्रभुत्व है, और ये प्रभुत्व आपको पता है इतना अधिक रहा
कि जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो उसके बाद 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद जो सीट थी सोवियत संघ की वो रूस को प्राप्त हुई थी। जितने भी संधि व समझौते जो निभाएगा वो रूस निभाएगा। ये यहां हम बात करें कि जब सोवियत संघ का विघटन होता है तो क्वेश्चन भी पूछता है, एक जो छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो ध्यान रखना, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था रूस, और जितनी भी देनदारियां थी या जितने भी संधि या समझौते थे वो किसके द्वारा निभाए जाएंगे, वो रूस के द्वारा निभाए जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करें और क्या क्या सुधारों की नीति में अपन बात करें कि मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा या शासन व्यवस्था में 1985 में जब मिखाइल गोर्बाचेव ने शासन की सत्ता को संभाला तो उन्होंने सुधारवादी नीति अपनाई ताकि सोवियत संघ को अमेरिका के समकक्ष लाके खड़ा किया जा सके। और हम ये कह सकते हैं कि अब तक जितने भी सोवियत नेता हुए थे उनमें सबसे उदारवादी यही रहे, जिनके द्वारा न तो जनता के द्वारा किए जा रहे विरोध का दमन किया गया और जनता की आकांक्षाओं को इनके द्वारा पूरा करने का प्रयास किया गया। तो एक महत्वपूर्ण योगदान भी है कि क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सोवियत संघ का अंतिम अध्यक्ष कौन रहा, तो ये मिखाइल गोर्बाचेव। और इनके उत्तराधिकारी कौन हुए? उत्तराधिकारी हुए बोरिस येल्त्सिन। इससे पहले अपन बात कर सकते हैं निकिता क्रुश्चेव रहे, सोवियत जो कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे, और लेनिन जिन्होंने इसकी स्थापना की थी सोवियत संघ में साम्यवाद की। तो अब बात करते हैं एक कम्युनिस्ट नेता मिखाइल गोर्बाचेव जो 1985 में ये ध्यान रखना कि एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बने और इन्होंने सुधारवादी नीति अपनाई। तो दो सुधारवादी नीति, पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट की नीति, जिसमें अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना और अर्थव्यवस्था में खुलेपन, यानी कि अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्रों में देना प्रारंभ कर दिया। आपने एक शब्द भी पढ़ा होगा जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है, यानी कि उद्योगों को औने पौने दामों में बेच दिया गया, उद्योगों को औने पौने दामों में बेच दिया ताकि निजी क्षेत्रों में इसका विकास किया जा सके। हालांकि इनके जो प्रयास थे वो जनता की इच्छाओं के अनुरूप नहीं रहे, इसकी वजह से भावनाओं का जो ज्वार था वो ऐसा उठा कि अंत में सोवियत संघ के संगठन को ले डूबा। तो यहां पर अपन ने बात की गोर्बाचेव द्वारा सुधारने के लिए दो नीतियां, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। 1985 में ये पार्टी के महासचिव बने थे और ये क्या चाहते थे कि पश्चिम में सूचना और प्रौद्योगिकी जो क्रांति हुई है, मैंने अभी बात की पश्चिमी राष्ट्र कौन से, जो अमेरिका के जद में थे या अमेरिका के साथ जुड़े हुए थे, पहली दुनिया के देश या पश्चिम के राष्ट्र जिन्हें अपन कहते हैं, इनके बराबर लाने का प्रयास किया टेक्नोलॉजी में, सूचना के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, जिसके कारण खर्चा इतना अधिक हो गया कि सोवियत अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से लड़खड़ा गई। सोवियत संघ और उनके बराबर लाने के लिए इन्होंने सुधार प्रारंभ किए। और ये देखो सबसे महत्वपूर्ण बात, अब तक जहां कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, जहां साम्यवाद थी, वहां उसके स्थान पर धीरे धीरे इन्होंने लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास या सुधारों का जो फैसला लिया वो लोकतांत्रिक तरीके से सुधार करने का फैसला लिया। नेक्स्ट आगे अपन बात करें, इसके बाद 1991 में जो तख्ता पलट हुआ था, जो इनके उत्तराधिकारी थे जिन बोरिस येल्त्सिन को मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा मेयर नियुक्त किया गया था मॉस्को का, और इसी बोरिस येल्त्सिन ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि देखो जो कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा रहा वो बोरिस येल्त्सिन के समय उतना अधिक नहीं रहा, और मैंने आपको कहा कि बोरिस येल्त्सिन खुद भी उदारवादी थे। अब उदारवादी थे तो इन्होंने पूरी तरीके से नियंत्रण रखने की बजाय जनता को नियमों में ढील दी ताकि जनता उस चीज को समझ सके। तो बोरिस येल्त्सिन ने इस तख्ता पलट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और हम यहाँ पर एक क्वेश्चन याद रखना कि रूस के पहले राष्ट्रपति कौन बने 1991 में, जब रूस बना, रूस नए राष्ट्र के रूप में, तो बोरिस येल्त्सिन इसके राष्ट्रपति बने थे। तो इन्होंने सोवियत संघ के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस समय तीन बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने इसकी समाप्ति की घोषणा कर दी। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और जो तीन बड़े राष्ट्र थे रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन्होंने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी या स्वयं को सोवियत संघ से अलग कर दिया। तो जो 15 गणराज्यों का समूह था, 15 देशों का जो समूह था सोवियत संघ, उसका विघटन हो गया और इन्होंने अपना एक संगठन बना लिया कॉमनवेल्थ के नाम से या राष्ट्रकुल के नाम से। जो सोवियत संघ से अलग हुए थे राष्ट्र, उन राष्ट्रों ने मिलकर अपना एक स्वतंत्र संगठन बनाया जिसमें कोई संधि, समझौता, शर्त नहीं थी।
ये केवल एक समूह के रूप में रहते थे। और इस समूह को क्या कहा गया, या हम क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद किसका निर्माण हुआ, तो जो सोवियत संघ के सदस्य राष्ट्र थे उन्होंने एक अपना अलग संगठन बनाया जिसे कहा गया राष्ट्रकुल। एक देखिए हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं किताब के अंदर जो ये सारणी दी गई थी, और इंपॉर्टेंट भी है छोटे क्वेश्चनों के लिहाज से। तो इसके ऊपर अगर अपन बात करें तो अभी जैसे मैंने चर्चा की थी कि बोरिस येल्त्सिन एक तो मेयर बने और मिखाइल गोर्बाचेव पार्टी के महासचिव बने। तो देखिए मार्च 1985 महत्वपूर्ण तारीख, मार्च 1985 मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की पार्टी के महासचिव बने। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन बने, बोरिस येल्त्सिन। और बोरिस येल्त्सिन को रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनाया गया और इन्होंने सोवियत संघ में सुधारों की श्रृंखला शुरू की। और यहां हम इनकी एक नीति और देखेंगे, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का अर्थ याद रखना है, पूछता है क्वेश्चन, आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करना, इसे कहा गया शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी, आघात पहुंचाकर उपचार करना। 1988 ये अभी जो कुछ राष्ट्र जिन्होंने अपने आप को धीरे धीरे अलग किया, तो लिथुआनिया में आजादी के लिए आंदोलन शुरू हुए और इसी के पास एस्टोनिया और लताविया में भी यह आंदोलन फैल गया। वहीं 19 अक्टूबर 1989, ये ध्यान रखना, मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में बताया था कि अमेरिका द्वारा जो सैनिक संगठन बनाया गया था वो था नाटो। इसके अलावा दो संगठन और थे, सीटो और सीएनटो। वहीं अपन बात करें सोवियत संघ का जो सैनिक संगठन था, वार्सा पैक्ट या वार्सा समझौता। तो जो अक्टूबर 1989 बोरिस येल्त्सिन को लगा कि अब धीरे धीरे सोवियत संघ के राष्ट्र, इससे जुड़े हुए राष्ट्र अलग होना चाहते हैं, तो यहां पर एक घोषणा की गई कि वार्सा समझौते के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। ध्यान रखना कि वो लोग अब क्या हो सकते हैं, सोवियत संघ से अलग हो सकते हैं। और देखो ध्यान रखना कि सोवियत संघ से अलग होने के बाद अधिकांश राष्ट्र अमेरिका से जुड़े, अमेरिकी नीति को अपनाया या हम यूं कहें पूंजीवाद को अपनाया, और अभी कुछ राष्ट्र तो नाटो के सदस्य भी हैं। जब हम पढ़ेंगे कि शीत युद्ध के अंत के क्या परिणाम रहे या सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम रहे, तो उसमें देखो नॉर्मल सा आंसर कि दो ध्रुवीयता का अंत हो गया, दूसरा एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका का वर्चस्व है, और जो विचारधारात्मक युद्ध था वो समाप्त हो गया क्योंकि जो साम्यवाद को अपना रहे थे वो राष्ट्र धीरे धीरे पूंजीवाद की तरफ झुके। तो और नवंबर में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई जो शीत युद्ध का प्रतीक थी। फरवरी 1990 में ध्यान रखना, गोर्बाचेव ने सोवियत संसद ड्यूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की। इससे पहले अपन ने बात की थी कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था और कम्युनिस्ट पार्टी ही पूरे उसमें सत्ता के अंदर शासन कर रही थी। तो यहां पर अब बहुदलीय और सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का 72 वर्ष पुराना शासन का एकाधिकार समाप्त हो गया था। जून 1990 रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और लगभग 1.5 वर्ष बाद दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। लिथुआनिया ने मार्च 1990 में स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना। यह यहां ध्यान रखना, बोरिस येल्त्सिन ने जून 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया क्योंकि अब नया राष्ट्र रूस बन चुका था। सोवियत संघ की सीट रूस को मिली यूएनओ में भी, तो रूस के राष्ट्रपति बने या पहले राष्ट्रपति। अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों ने गोर्बाचेव के खिलाफ एक असफल तख्ता पलट किया और सितंबर 1991 में यह ध्यान रखना, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया तीनों बाल्टिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने यूएनओ के। और मार्च 2004 में ये उत्तर अटलांटिक संधि जिसको हम कहते हैं नाटो, ध्यान रखना कि नाटो की स्थापना 1949, और इसको अगर हिंदी में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अंग्रेजी में और हिंदी में बात करें तो इसे क्या कहा गया, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। आगे बात करें दिसंबर 1991। अब देखो यहां पर ध्यान रखना कि 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति से इस्तीफा दे दिया और सोवियत संघ का अंत हो गया। ध्यान रखना क्रिसमस के दिन और 1991 में यहां पर सोवियत संघ का विघटन हो चुका है। अब ये दिसंबर 1991 में यही डिटेल दी गई है कि कौन कौन से राष्ट्र सोवियत संघ से अलग हो गए हैं। तो रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने 1922 में सोवियत संघ के निर्माण से संबंध संधि को समाप्त करने का फैसला किया और स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल बना लिए। इसमें देखो अर्मेनिया, अजरबैजान, मालदोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये राष्ट्रों का समूह, और 1993 में राष्ट्रकुल के सदस्य बन गए थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की सीट किसको मिली,
रूस को मिली। तो देखो, जो छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनकी दृष्टि से ये सारणियां बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर लेसन में लगभग ऐसी एक सारणी है जिसको हमें कंठस्थ याद करना है। तो इसके देखो लास्ट लाइन, संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की सीट रूस को मिली, तो उत्तराधिकारी मैंने आपको बताया कौन बना, रूस बना। तो इस लेसन में अभी तक जो अपन ने बात की कि किस प्रकार शीत युद्ध हुआ, किस प्रकार दो ध्रुव बने, किस प्रकार सोवियत विचारधारा बनी, किस प्रकार उसने अमेरिका के समकक्ष अपने आप को लाकर खड़ा किया, और सोवियत संघ की जो विशेषताएं थी वो, और सोवियत संघ की जो कमियां थी वो। इसके अलावा अपन ने बात की जो मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां थी, पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट, खुलेपन और पुनर्संरचना की, उनकी बात की। नेक्स्ट जो वीडियो है हम उसमें बात करेंगे जो कि किस प्रकार शॉक थेरेपी और किस प्रकार सोवियत संघ का विघटन हुआ। हालांकि बातों ही बातों में अपन ने चर्चा कर ली है कि जो लोगों की आकांक्षाएं थी वो उनका पूरा नहीं कर पाए, सोवियत पार्टी का दबदबा स्थापित हो गया। और एक हम चर्चा करेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया में क्या क्या बदलाव हुए, या दो ध्रुवीयता के अंत के बाद क्या परिणाम हुए। तो पीएसपी के साथ आपके परिवार अपने प्यार को बनाए रखिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।